हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, यह कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में आपको यह बताया गया था कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बन का कितना ज़्यादा उपयोग होता है। तो दोस्तों, आखिर इतने सारे कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, तो इतने सारे यौगिक आते कहाँ से? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रारंभ में यह माना जाता था कि जो कार्बन के यौगिक है वह वनस्पति जगत और प्राणी जगत से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, लेकिन बाद में यह बात गलत साबित हुआ। सबसे पहले यही मानना था किनका कि 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। किसने? बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया और उनका मानना यह था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ सजीव स्रोतों से ही हो सकता है। जैसे कि उनका यह मानना था कि जिस तरह से ईख से हमें चीनी मिलती है, नींबू से सिट्रिक अम्ल और सिरका से एसिटिक अम्ल तथा पेशाब से हमको यूरिया मिलता है, उसी तरीका से हमको और भी सारे कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति होगी। मतलब उनका दूसरे शब्द में यह कहना था कि उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना असंभव है। उनका यह कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वह सिर्फ वनस्पति जगत और प्राणी जगत से ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उसने यह स्टेटमेंट 1815 ईस्वी में दिया। लेकिन जब यही बात उनका एक स्टूडेंट जो कि वोहलर जी थे, उनको जब यह बात पता चला तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा, सन 1828 ईस्वी में क्या कहा उन्होंने कि फ्रेडरिक वोहलर ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक था, उनका उन्होंने संश्लेषण किया अमोनियम साइनाइड से, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक था। तो इनका वह संश्लेषण कैसे किया? तो अमोनियम साइनाइड को उसने प्रयोगशाला में गर्म किया और गर्म करने के बाद में उन्हें यूरिया, अमोनियम साइनाइड का सूत्र NH4CnO को उष्मा देकर उन्होंने जब गर्म किया तो उन्हें H2NCONH2 यूरिया यौगिक प्राप्त हुआ। तब से उनका साथ देने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। कोल्बे ने भी उसने एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया। उसके बाद मेथेन का खोज बर्थेलो ने किया। जब यह स्टेटमेंट यह सिद्ध हो गया कि नहीं, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि अब तक 16 मिलियन से भी अधिक कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है। कितना? 16 मिलियन से भी अधिक। जबकि बर्जीलियस का यह मानना था कि उसे प्रयोगशाला में हम कभी नहीं बना सकते। यह स्टेटमेंट गलत हुआ और उसको गलत करने वाले उनका ही एक स्टूडेंट फ्रेडरिक वोहलर जी थे, जिसने 1828 ईस्वी में इसको गलत साबित किया। कैसे गलत साबित किया? तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया को प्राप्त किया। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि कार्बन में किस तरह का आबंध बनता है। दोस्तों, तो कार्बन में जो आबंध बनता है वह सहसंयोजी आबंध होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इतने सारे कार्बनिक यौगिक है, तो आखिर ये यौगिक बनते कैसे हैं? अगर कार्बन का इतना बड़ा माला है तो इसको गूंथ के रखने वाला वो धागा क्या है? तो उसमें जो बंधन जो होते हैं ना, वह बंधन जो होते हैं सहसंयोजी होते हैं। यह क्या होता है, आइए इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, नोट्स करना ना भूलें। अगर आप नोट्स तैयार नहीं करते हैं तो यह वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स तैयार कीजिए, बोर्ड के लिए एक एक लाइन पढ़िए ताकि आपका सारा क्वेश्चन बन सके। आइए तो समझते हैं इसको क्या है यह। दोस्तों, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा या फिर परमाणु संरचना बनाइएगा तो यह हो गया कार्बन का नाभिक, और यह हो गया K सेल, और यह हो गया L सेल। K सेल में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन L में 8 रह सकते हैं। तो इसका परमाणु संख्या 6 है, तो 2 अंदर चला गया तो 4 बाहर आ जाएगा। तो इसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 4 होती है। लेकिन इसके जो नाभिक में है, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, क्योंकि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि इसके बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। तो फिर यह इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण करेगा। आइए इसको देखते हैं। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है।
जितने भी तत्व हैं वह सब तत्व यही चाहते हैं कि हमको अक्रिय गैस की तरह एक भरा हुआ कोष मिले। जैसे कि हीलियम, उसका सबसे प्रथम कोष के कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भरा हुआ है, इसलिए ही तो वह अक्रिय है। नियॉन, उसका परमाणु संख्या है 10, पहला कोष में 2 और दूसरा का कोष में 8, उसका भी भरा हुआ है। सेम उसी प्रकार से कार्बन भी चाहता है कि हमारा अक्रिय गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस की तरह भरा हुआ अंतिम कोष रहे। तो इसको भरने के लिए इसके कौन सा यह कोष है, यह है के कोष और यह है एल कोष। तो एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, जबकि इसके पास कितने हैं, 4 ही है। तो यह 4 या तो लेगा या फिर 4 किसी को त्याग देगा। तो आइए देखते हैं कि यह क्या करता है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो, तो अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन खोना हो, तो यह 2 ही काम कर सकते हैं। पहला काम तो यह कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है। मतलब कि यह 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋणायन बना सकता है। नहीं तो इसका जस्ट उल्टा वह क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ यानी कि धनायन बना सकता है। या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर, क्यों खोएगा या फिर क्यों यह किसी से लेगा, तो अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए, ताकि वह किसी न किसी अक्रिय गैस की तरह एकदम भरा हुआ अंतिम कोष पाए। तो दोस्तों, यह दोनों जो बातें हैं, उपर्युक्त दोनों बातें ऊर्जा की दृष्टि से कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो कहना यह चाह रहे हैं कि जो नाभिक का जो प्रोटॉन है वह 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से ही खींच के रखे हुआ रहता है। इसके बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल, वह बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि खींचने वालों की संख्या कितना है, 6 है, और भागने वालों की संख्या कितना है, 4 है। तो ज्यादा वाकई से बात है कि खींचने वाले के पास ज्यादा ऊर्जा होगी। तो यह जो है क्यों असंभव है, क्यों कठिन है, मतलब 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को खोना मुश्किल है। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या कहना चाह रहा है, या तो कार्बन अपने ही परमाणु यानी कार्बन से, और नहीं तो कार्बन कोई अन्य तत्व के परमाणु से क्या करेगा दोस्तों, तो वह क्या करता है, अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन का, किसका, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर इस समस्या को सुलझाता है। नहीं तो यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही यह 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो फिर यह करता क्या है, तो यह अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे लास्ट वाला कोष में इलेक्ट्रॉन होता है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसी संयोजी या संयोजकता इलेक्ट्रॉन का वह क्या करता है, तो साझेदारी करता है। किससे साझेदारी करता है, या तो अपने ही कार्बन के दूसरे परमाणु से साझेदारी करे तब, या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ साझेदारी करे तब। तो साझेदारी करके करता क्या है, तो वह दोस्तों अणुओं का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, अणुओं का निर्माण करता है। परमाणु मिलकर क्या बनाता है, अणु बनाता है। यही कारण है कि कार्बन का जो परमाणु होता है हमेशा सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, और कार्बन के जो यौगिक होते हैं मुख्यतः वह सहसंयोजी होते हैं। आपको इसमें से याद यह करना है, क्या करना है कि आपको यह समझना है कि जो कार्बन का जो संयोजकता होता है वह +-4 दोनों होता है। किस कंडीशन में +-4 होता है, या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो C4- ऋणायन, और यह 4 इलेक्ट्रॉन को अगर खोएगा तो 4+ धनायन बनाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का ना ही तो त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है और सहसंयोजी यौगिक बनाता है। मिलते हैं आपके अगले ही वीडियो में, जो कि कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 4 वीडियो होगा। देखना नहीं भूलिएगा, और हाँ, नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। अगर नोट्स नहीं लिखिएगा तो आपका वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।